नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। 2020 अलविदा होने की कगार पे है और 2021 दस्तक दे चुका है। आज हम बैठे हुए हैं। इस वीडियो में हम यह आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि 2020 में क्या हाइलाइटेड जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी। अगर इस सदी की सबसे दुखदाई साल 2020 को कहा जाए तो ये कतई गलत नहीं होगा। ये ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा 2020 ने जो कष्ट दिया है उससे अछूता रहा हो। राम प्रवेश जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत होती है। जनवरी के आसपास 2020 जनवरी में ही इसकी शुरुआत हो जाती है और वहाँ से धीरे धीरे ये पूरे विश्व में अपना पांव पसार देता है और पसारने के बाद इससे कोई भी देश विश्व का अछूता नहीं रहता है। और भारत में भी ये पूरी तरीके से पांव फैलाने लगता है। उसके बाद से 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू 1 दिन का लगाया जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है पूरे देश में। अब यहाँ से शुरू होती है लोगों के कष्टदायक जीवन। हालांकि जो भी अभी तक आप अपने जीवन में जितने भी जीवन काल देखे होंगे, ऐसी स्थिति आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाया गया होगा। और बहुत से लोगों के लिए तो जो लॉकडाउन शब्द है वही नया था और वो इस कोरोना काल में सुने। कोरोना अपने आप में जो तांडव मचा गया जी, वो तो माना ही जा सकता है कि बहुत से किसी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का माहौल नहीं देखा। जी जी जी, कि जिस तरह सब कुछ ठप हो गया था जी, घर से निकलना दुश्वार हो गया था लोगों का जी। और जिस प्रकार इस बीमारी की भयावहता थी, जिस प्रकार लोगों को यह बीमारी प्रभावित करने लगा, अपनी चपेट में लेने लगा जी। और सारे लोग सतर्क हुए, सरकारें सतर्क हुई विश्व भर की। भारत में भी सरकार ने एहतियाती कदम उठाए और लॉकडाउन की घोषणा की जी। उस हिसाब से तो ये लॉकडाउन भी अपने आप में अजूबा था और इस बीमारी की भयावहता भी अजूबा थी। जी जी। हालांकि इस बीमारी की भयावहता अभी भी बनी हुई है जी। की इसमें जो है अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरीके से गर्त में जाने लगी, पूरे विश्व स्तर पर गर्त में जाने लगी। और भारत जो देश है, एक तरह से देखा जाए तो ये यहाँ पे अधिकांश रूप से मजदूर ही रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं और खाना खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें होता ये गया कि जब 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा तो लोग तो बहुत सब्र में थे कि चलिए 21 दिन के बाद ये बीमारी कहीं दूर हो जाएगी और उसके बाद से हम स्वतः अपने पुराने जीवन में लौट आएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते लगभग 3-4 महीने तक चलने लगता है। हर लॉकडाउन के लास्ट दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आते हैं और फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर देते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को जितने टीवी और मोबाइल पे देखे गए, जितने व्यूज आए, वो भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि जितने लोगों ने देखा कि भाई क्या ये खोल रहे हैं अथवा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे शुरू होता है, जब लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगता जाता है, उसके बाद से शुरू होता है लोगों का प्रदेश से पलायन। यानी बिहार और यूपी के जो भी मजदूर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गए हुए थे, अब वहाँ से वो लोग पैदल और फिर ठेले से या गाड़ी से, जीप से, ट्रक से, क्योंकि सारी ट्रेनें और आवाजाही का जो आवागमन का जो भी सुविधाएं थी वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी। उसके बाद से लोग जो है ऊब कर कोई पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं तो कोई साइकिल से ही चलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद से उस अवस्था में बहुत से लोग मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। जी। उस समय जो लॉकडाउन की घोषणा हुई और लोगों को अंदाजा नहीं था कि भाई इतना लंबा चलने वाला है। जी जी। भाई बीमारी की तो अंदाजा गवर्नमेंट को भी नहीं था कि बीमारी इस प्रकार
कदम अपना पांव पसारती जाएगी। जी जी। इसका अंदाजा तो सरकारों को भी नहीं था। तो जिस प्रकार बीमारी की भयावहता बढ़ती चली गई, सरकारों ने लॉकडाउन का विस्तार करना भी शुरू कर दिया। जी जी। वैसा ही भारत में भी हुआ और सरकार लॉकडाउन का विस्तार करती गई। इधर जो प्रवासी मजदूर थे उनका धैर्य जवाब देता गया कि भाई हम कब तक बैठकर खाएंगे यहाँ पर। दूसरी बात कि उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि भाई हम सब इस तरह की महामारी पूरे देश भर में फैली हुई है और हम सब बाल बच्चों से दूर प्रदेश में यहाँ पे हैं, तो कब तक यहाँ रहेंगे, पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा या मेरा क्या होगा, मैं यहाँ बाहर में हूँ, तो क्यों ना हम लोग किसी भी माध्यम से घर पहुँचने की कोशिश करें। जी जी। भय और खाने पीने की अभाव के बीच में वो लोग कहीं मुंबई से, कहीं गुजरात से हजारों किलोमीटर से लोग वहाँ से लौटने लगे, अपने घर को पैदल चलने लगे। आप उस टाइम के वीडियोज़ और न्यूज़ देखे होंगे, वो यादें आपको ज़रूर ताज़ा होगी। जितनी मान लीजिए कि जाहलियत लोगों ने झेली है, शायद ही वो इस सदी में लोग झेले होंगे इतनी बड़ी त्रासदी को, जो कोरोना काल। हालांकि कोरोना काल अभी भी शुरू है, लेकिन जो पहले कोरोना काल दे गया है उसकी यादें शायद लोग जीवन में कभी ना भूल पाए। जो लोग दिल्ली से वापस आए, जो लोग मुंबई से वापस आए, जो लोग गुजरात से वापस आए, और इसमें जो सरकारें हैं, कहीं कहीं पे सरकारों ने अच्छी भूमिका निभाई तो कहीं कहीं पे सरकार पूरी तरीके से पस्त पड़ती हुई नज़र आई। इसमें खास तौर से बिहार की जो सरकार है वो पूरी तरीके से पस्त पड़ती हुई नज़र आई, अपने परदेशियों को बुलाने की जहाँ तक बात हो। चलिए अब इसमें हम एक और बात कर लेते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान की। जो लोग भी परदेश से पलायन करके आने लगे, उनके लिए सबसे, उनके जख्मों पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मरहम लगाया है तो वो मरहम है सामाजिक कार्यकर्ताओं का। उन लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से, जो परदेशी थे, जो लोग मान लीजिए कि जो खाने पीने के लाले पड़ गए थे, उन लोगों को वो लोग कहीं ना कहीं अपने योगदान से, उन लोगों को कहीं ना कहीं खाने पीने की सामग्री से बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन लोग उस परिस्थिति को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हैंडल किया था उस टाइम में, कोरोना काल में, जब परदेशी लोग चलना शुरू किए। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे? ना जी बिल्कुल, जो स्वयंसेवी संगठन थे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों की सेवा की और उन्हें जिस प्रकार से भी जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति उन लोगों ने की। भले ही खाने का मामला हो या पानी का या उनके रहने की ठहराव की व्यवस्था हो, बहुत जगह स्वयंसेवी संगठनों ने या अकेले व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने इस प्रकार का सेवा कार्य चलाया, जो कि धन्यवाद के पात्र थे और लोगों के दिलों पर अपना एक अच्छा पहचान छोड़ गए। वैसे अगर एक आंकड़े को देखा जाए पूरे देश में, तो सबसे बेहतरीन भूमिका कोरोना काल में अगर किसी सरकार की रही है तो वो रही है यूपी सरकार की, यानी योगी सरकार की। एक आंकड़ों की अगर हम बात कर ले तो, चाहे वो परदेशियों के ठहरने की बात हो या उन लोगों को अपने प्रदेश में लाने की बात हो। जब बिहारी यूपी में जाते थे तो वहाँ से बस द्वारा बिहार के बॉर्डर तक यूपी सरकार जो है पहुँचाई हुई है, या अदर प्रदेशों में भी यूपी सरकार उन लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से रख रखाव की व्यवस्था की हुई थी। अपने जीवन काल में जो लोग कोरोना की काल को झेल चुके हैं वो शायद ही मरते दम तक इस काल को भूल पाएं। अब ये कहना अभी फ़िलहाल उचित नहीं होगा कि कोरोना चला गया है, क्योंकि इसका नया नया रूप आ रहा है, लेकिन जो लोग कोरोना की त्रासदी को झेल चुके हैं शायद ही वो मरते दम तक इसे भुला पाएँ। कोरोना में मरने वालों की अगर हम बात करें तो भारत में 1,48,475 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 17,99,351 मौतें हुई है, और केवल बिहार में बात करें तो 1,393 मौतें कोरोना से हुई है। ये एक आंकड़ा है आज तक 31 दिसंबर तक का। चलिए 2020 की एक सबसे बड़ी त्रासदी को अगर देखा जाए तो वो रहा है बाढ़। बिहार की बाढ़, गोपालगंज की बाढ़, या बरौली, बैकुंठपुर और माझा की बाढ़ की अगर हम बात करें तो 24 जुलाई को देवापुर बांध टूटा। उसके बाद से और कई जगहों पे जो गंडक नदी है उसकी बांध टूटा और चारों तरफ पानी का बिखराव हुआ, और इसमें देखते ही देखते जो बरौली और बैकुंठपुर और माझा का करीब 75% हिस्सा पानी में समा गया, और इससे बहुत से लोग 1 लाख
42,000 से ऊपर लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पे अपना आशियाना बनाने लगे, कहीं पॉलीथीन का टेंट बनाकर रहने लगे, तो कोई खुले आसमान के नीचे रहने लगे, तो कई नाहर के जो बांध है उन पे जाकर रहने को मजबूर हो गए। राम प्रवेश जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहले तो हम लोगों ने कोरोना की त्रासदी की बात की थी। तो कोरोना तो खैर हम सब ने जिंदगी में एक बार देखा, वो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। जी जी। और ये बाढ़ जो है वो बिहार के लिए समझिए कि हर वर्ष का एक रूटीन बन चुका है। जी जी। बरसात के दिनों में हर वर्ष बिहार बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर होता है। जी। और काफ़ी घरों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, जन हानि भी होती है, काफ़ी लोग बाढ़ में मर भी जाते हैं। बाढ़ की वजह से बरौली, बैकुंठपुर और माझा के बहुत से क्षेत्रों में पूरी तरीके से त्राही मच गया। अगर इस पूरे बाढ़ में देखा जाए तो करीब 40 से 42 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग इसमें बेघर हो गए और बहुत से लोगों की जो अपनी गाढ़ी कमाई पूंजी थी वो भी जाती रही। योगदान के तौर पे सबसे बेहतरीन भूमिका होती है सामाजिक कार्यकर्ताओं की, यानी आम जन की, किसी नेता की नहीं, आम जन की। आम जन जो है वो पूरी तरीके से इन बाढ़ पीड़ितों को अपना योगदान देने में, उनको जो भी खाने पीने की सामग्री है, जो पॉलीथीन है, जो अदर सामग्री है, जो जीवन जीने के लिए सामग्री होती है, वो पूरी तरीके से पहुंचाना शुरू किए। मतलब सरकार से आगे बढ़कर लोगों ने अपने स्तर से लोगों की सेवा की है। जी जी। सरकार की अगर सेवाओं की इसमें बात की जाए तो पूरी तरीके से विफल रहा। सरकार का जो सिस्टम है, जो उसके अधिकारी है, वो तो पूरी तरीके से विफल रहे। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो आम जन है, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया बाढ़ में लोगों की। जो भी यहाँ का क्षेत्र है, बैकुंठपुर हो गया या बरौली हो गया या माझागढ़ हो गया, उसके बाद से होता क्या है कि जो 24 जुलाई को बांध टूटता है और बाढ़ आई हुई होती है, उसके बाद से बाढ़ कुछ स्थिर होता है। फिर बीच में अगस्त के लास्ट में यानी 1 महीने के बाद फिर से अभी पानी पूरी तरीके से गया भी नहीं रहता है कि एक बार फिर से जो वाल्मीकि बराज है वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। उसके बाद से जो भी बांध टूटे हुए थे वो तो बंद नहीं पाए थे, फिर जो पानी का मुहाना है वो रिहायशी क्षेत्र में हो जाता है और फिर से एक बार लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ जाता है। इस तरह से हुआ। और इस बाढ़ की जो सामना है, तो दूसरी बार जो बाढ़ आई उसमें जो लोग थे, जो आम जन थे, वो भी काफ़ी हद तक सुस्त पड़ चुके थे, क्योंकि आम जन के पास एक सीमित संसाधन होता है और वो सीमित संसाधन एक सीमित समय तक ही किसी को सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे जो बाढ़ आए उसमें लोगों ने कम योगदान देखने को मिला, कम से कम योगदान दिया। लेकिन पहली बाढ़ में लोगों ने बहुत ही बेहतरीन योगदान लोगों का किया था। नेता तो इसमें पूरी तरीके से विफल रहे, लेकिन जो भी आम जन है वो पूरी तरीके से बाढ़ पीड़ितों को हाथों हाथ लिया था। और करीब ये जो त्रासदी है बाढ़ की 3 महीने तक लोगों को परेशान करती रही। देखिए, बाढ़ बीतने के बाद जब बाढ़ की विभीषिका खत्म हो जाती है तो सरकार भी उसे भूल जाती है। पर सरकारों को चाहिए कि जब बरसात खत्म हो जाए तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर दे, ताकि और खास तौर से यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो विधायक स्तर के लीडर हैं, ये इस समस्या को जाकर वहाँ पे विधानसभा में उठाएं, ताकि जो बांध की मरम्मत है या उसका बोल्डर पिचिंग है वो सही से किया जा सके और इससे लोगों को निजात मिल सके, राहत मिल सके। विधानसभा में भी उठाएं, अपने स्तर से मंत्री से मिलें, मुख्यमंत्री से मिलें कि भाई इस कार्य को युद्ध स्तर पर कर लिया जाए, ताकि बरसात शुरू होने के पहले हर तरह की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, ताकि बाढ़ की आशंका ही खत्म हो जाए। और यदि बाढ़ आ ही जाए, बाढ़ दस्तक दे ही दे, तो उसके लिए भी पूरी तरह से सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि बाढ़ आए और उस समय से व्यवस्था जब शुरू होती है तो व्यवस्था करने में ही महीनों गुजर जाते हैं और जो है सो पीड़ित लोग जो है भगवान भरोसे रहने को मजबूर हो जाते हैं। जी जी। चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं 2020 में हुई बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में इसका बिगुल बज गया। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि कोरोना काल में नहीं होगा, लेकिन सरकारों को जब अपने पे पड़ती है तो सारे रूल बदल देते हैं, लेकिन जनता पे जब पड़ती है तो वो सारे रूल फॉलो कर देते हैं, वो उस पर लागू कर देते हैं। तो इस तरह से हुआ, चुनाव
कि बिगुल चारों तरफ बिहार में बज गई। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जनता में काफ़ी सवालिया निशान लगा। सवालिया निशान मान लीजिए कि नीतीश कुमार को जनता कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अंततः 10 नवंबर को जब रिजल्ट आया तो एक बार नीतीश कुमार की सीटें तो घटी पूरी तरीके से, लेकिन एनडीए एक जो बहुमत है, जो मान लीजिए कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करने में सफल रही और सरकार बनाने में भी सफल रही। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे विधानसभा की जो चुनावी प्रकरण है इस पे? देखिए, नीतीश से लोगों को नाराजगी तो थी जी, ये बात तो मानना पड़ेगा कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। लोग नाराज थे कि भाई जो उनकी अपेक्षाएं थी उस पर नीतीश कुमार को जो 15 वर्षों का मौका मिला, उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य नहीं किया। जनता की जो अपेक्षाएं थी उनसे पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन एक तरफ नाराजगी थी तो दूसरी तरफ उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। विकल्प के तौर पर था तो महागठबंधन था, और महागठबंधन की जो छवि है, पहले मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ, विकल्प के तौर पर आरजेडी के नेतृत्व वाला गठबंधन भी था जो कि महागठबंधन के नाम से था। तो महागठबंधन को जब जनता देख रही थी तो उसे अब जब तुलना करती थी तो महागठबंधन और एनडीए में उसने एनडीए को चुनना और एनडीए पर विश्वास करना मुनासिब समझा। इसलिए नाराजगी तो वोटिंग में भी देखी, मतगणना में भी देखी कि भाई जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से तो नाराजगी तो जनता की झलक ही रही थी कि जो बहुमत पहले एनडीए को मिल चुका था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले एनडीए बहुमत जो प्राप्त कर चुकी थी, वैसा भारी बहुमत इस बार नहीं मिला। इस बार कम चलाऊ बहुमत से नीतीश कुमार को काम चलाना पड़ा। तो इस तरह से था और एक बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद अब कुछ इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 साल ये सरकार नहीं चल पाएगी। कुछ इस तरह की स्थिति बनती जा रही है कि हो सकता है कि ये जो सरकार है वो 5 साल तक नहीं चलेगी। क्या कहेंगे लास्ट में राम प्रवेश जी आप, क्या ये सरकार 5 साल तक चल जाएगी या नहीं चलेगी? देखिए, कुछ दिनों पहले लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव का यह बयान आया था जी कि यह सरकार बहुत जल्द ही गिरने वाली, यानी 2021 में फिर से चुनाव के लिए तैयार है। जी अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था जी, और अपने एमएलए को और हारे हुए विधायकों को, विधायक प्रत्याशियों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग चुनाव के लिए तैयार रहें क्योंकि 1 वर्ष के अंदर ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो इस बयान से ये झलक रहा था कि वे अपनी पार्टी नेताओं को, विधायकों को एकजुट रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जो नीतीश कुमार है वो अपनी पार्टी को बंगाल में और असम में खड़ा करने जा रहे हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रकरण है अगर आप देखेंगे तो उसमें 6 विधायक भाजपा में आ मिले जदयू के। तो इससे आप क्या कयास लगा सकते हैं? देखिए, वर्तमान में कोई हफ्ता दिन के अंदर जो कुछ इस तरह का भी देखने को मिल रहा है कि इन दोनों पार्टियों में, भाजपा में और नीतीश कुमार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है जी। इससे भी जो राजनीतिक टीकाकार है उससे भी ये लोग मान लीजिए कि अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार 5 सालों तक नहीं चले जी। अगर हाल में देखेंगे तो नीतीश कुमार ने ऐसा भी कहा था कि हम कतई मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन भाजपा के प्रोजेक्ट करने पर ही हम मुख्यमंत्री बने हैं। और सुशील मोदी ने इसका मान लीजिए कि समर्थन भी किया था, जैसा कि पेपर में हम आए दिन पढ़े होंगे जी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि सरकार क्या चल पाएगी? हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई जी, जनता दल यूनाइटेड के अंदर, भले ही अरुणाचल के विधायकों को टूटने का मामला हो या अन्य राज्यों में नीतीश की पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हो, या आरसीपी सिंह का अध्यक्ष बनना हो, या आरजेडी का ऑफर हो नीतीश कुमार के लिए, इन सब बातों को देखने से ये अंदाजा लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल तो होने वाला है, ऐसा विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं। जी। और उसमें 2 राय है। कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें और फिर से यूपीए के साथ चले जाएं, यानी राजद के साथ चले। हाँ, राजद के साथ चले जाएं। और एक वर्ग ये भी कह रहा है कि नहीं, ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे तो बीजेपी के नेताओं ने कहा, हम पर दबाव डाला, इसलिए हम मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे इस बार, क्योंकि हमारी पार्टी की सीटें बहुत कम थी।
तो इस बयान को लेकर और कुछ अन्य कारणों से कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि 2022 में नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो अभी वो क्या करेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना देंगे और वे अलग हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी है, उसी तरह हो सकता है कि अपने किसी विश्वास पात्र को वे मुख्यमंत्री बना दें। मतलब मुख्यमंत्री वो मतलब बीजेपी का ही होगा। जी और कोई वैसा व्यक्ति जिसे नीतीश भी पसंद करते हैं और बीजेपी का भी कोई योग्य व्यक्ति हो, उसे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नीतीश कुमार की नेचर से अगर हम लोग वाकिफ होंगे तो वो किसी भी दबाव में काम करना नहीं चाहते हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप में काम करना चाहते हैं। जबकि अब की बार ऐसा हुआ है कि भाजपा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा है उनसे और उनकी जो सीटें हैं कम है, तो ये कहीं ना कहीं ताने के रूप में आता होगा और कहीं ना कहीं भाजपा का प्रेशर पड़ता होगा उन पे। इस वजह से नीतीश कुमार मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उब भी सकते हैं कहीं ना कहीं। या फिर जो मान लीजिए कि अदर स्टेट में जो नीतीश कुमार जो है अपने पार्टी को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक भाजपा पे दबाव बनाने की भी बात हो सकती है कि इस वजह से भाजपा जो है दबाव में आएगी और हमारी जो सीट है वो कम से कम वो सुनिश्चित करेगी। अगर वो कहती है कि नहीं भाई आप थोड़ा वहाँ पे कुर्बानी दीजिए तो हम बिहार में कुर्बानी देंगे, तो इस तरह का भी एक स्टंट हो सकता है। आपकी बातें भी सत्य हो सकती है, क्योंकि नीतीश पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हो सकता है, बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि अन्य राज्यों में भी हम चुनाव लड़ेंगे इस तरह की घोषणा हो या कुछ अन्य बातें हों। ताकि देखिए स्वाभाविक है कि बीजेपी की सीटें जब उतनी ज्यादा है, 74 और यहाँ 43 सीटें हैं यूनाइटेड की, तो स्वाभाविक रूप से भी न चाहते हुए भी बीजेपी का जो व्यवहार है वो बड़े भाई की तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके आदी नहीं है, किसी का प्रेशर झेलने के आदी नीतीश कुमार नहीं है। वो अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहते हैं, अपनी मनमानी चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इन पर दबाव बनता होगा और बीजेपी उस तरह का बड़े भाई का व्यवहार करती ही होगी। तो इसे इस टैक्टिक्स के रूप में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की अन्य राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की, हो सकता है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से और राम प्रवेश जी की तरफ से। हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।